मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 18th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 18th क्लास में सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, जैसे आपके सामने है, ये तरीका इसके कई सारे हो सकते हैं सॉल्व करने के, जिसमें एक बेसिक तरीका होता है, एक तरीका आपका एलिगेशन मेथड है। इन दो तरीकों को ही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। एक और तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। उसके लिए आपको हिट करने के लिए ऑप्शन को हिट करोगे, फिर ट्राई करोगे क्या ये ऑप्शन सही है या गलत। तो उस तरीके को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है एलिगेशन मेथड, वो तरीका कैसे अप्लाई करेंगे। और उस तरीके को जब अप्लाई करते हैं तो रेशियो जो आता है वो किस चीज का रेशियो आता है, टाइम का आता है, डिस्टेंस का आता है, स्पीड का। ये छोटा सा पॉइंट हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तरीके का एक क्वेश्चन ये है जिसपे 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके अलावा 3 और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते रहे क्वेश्चन। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में है अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स. He traveled partly on foot at the rate 4 km per hour and partly on bicycle at the rate 9 km per hour. The distance traveled on foot is. जैसे कि इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें तो इसका मतलब है कि एक किसान जो है ना, वो 61 किलोमीटर दूरी तय करता है 9 घंटे में। कुल 9 घंटे में 61 किलोमीटर एक किसान दूरी तय करता है, जिसमें वो कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है और शेष दूरी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से तय करता है। तो बताना है कि वो पैदल कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय किया था। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और इस तरीके के क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और उस इंफॉर्मेशन का किस तरीके से यूज करना है। तो क्वेश्चन में देखिए, जैसे बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 61 किलोमीटर और टोटल 61 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लगा है, 9 आवर्स। टोटल 61 किलोमीटर चलने में 9 आवर्स लगा है, लेकिन वो कंटिन्यू पैदल नहीं चला है 61 किलोमीटर, वो कंटिन्यू बाइसिकल से, साइकिल से नहीं चला है 61 किलोमीटर। उसमें 9 घंटे में उसने कुछ समय पैदल चला है जो कि स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाकी जो समय 9 घंटे के में से पैदल वाला टाइम निकाल दें तो जो बाकी टाइम बचा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से चला है और टोटल 9 घंटे में 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में देखो कि उसमें बोला गया है कि पैदल कितना स्पीड थी उसकी 4 किलोमीटर पर आवर और साइकिल से कितना स्पीड थी उसकी 9 किलोमीटर पर आवर्स। अब बेसिक तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर x मान करके। तो अब आप देखिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो साइकिल से चलता है और टोटल दोनों मिलाकर के 9 घंटे में 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल अगर 9 घंटे टाइम लिया था, हमें नहीं पता है कि पैदल कितना टाइम चला है, तो मैंने मान लिया कि पैदल वो कितना समय चला था, मैंने माना कि t आवर्स वो पैदल चला था। टोटल 9 घंटे में t आवर्स पैदल चला था, तो साइकिल से कितना समय वो चला है, तो 9 घंटे में से जितना वो पैदल चला है वो माइनस कर देंगे। टोटल 9 घंटे चला है, दोनों टाइम मिला करके, दोनों स्पीड से जितना टाइम लगा है दोनों टाइम मिला के 9 घंटे चला है। अगर वो पैदल चला है t आवर्स, तो साइकिल से कितना चला, तो 9 माइनस t, यानी साइकिल से वो चला 9 माइनस t आवर्स। पैदल चला t आवर्स, साइकिल से चला 9 माइनस t आवर्स। अगर आपको बताना है कि कुल कितना डिस्टेंस पैदल चला है, तो आपको स्पीड दी गई है और फार्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर्स, टाइम कितना लिया, t आवर्स, जो कि मैंने माना है। यहाँ स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर्स और टाइम इस स्पीड से कितना लगा है, 9 माइनस t आवर्स। तो बताइए टोटल डिस्टेंस तो आपको दिया गया है 61 किलोमीटर। अगर 61 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया गया है, तो आप बताइए इस स्पीड से इतने समय में डिस्टेंस जो चला प्लस इस स्पीड से इतने समय में डिस्टेंस जो चला, दोनों डिस्टेंस मिला के 61 किलोमीटर चला है टोटल 9 घंटे में। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं और इक्वेशन क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर्स और टाइम कितना चला है वो पैदल, तो हमने माना है t आवर्स, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू टी,
4t, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 4 इंटू टी, 40 डिस्टेंस यहां चला, प्लस वो साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतने आवर्स तक चला है टोटल, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 9 इंटू 9 माइनस टी, 9 इंटू 9 माइनस टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस पैदल कितना चला, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस वो साइकिल से कितना चला, और टोटल मिला के वो कितना चला है 61 किलोमीटर। अब 61 किलोमीटर चला है, तो यहां से हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 4t प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस 9 इंटू माइनस टी, दैट विल बी 9t माइनस 9t इज इक्वल टू 61। तो अगर हम देखें तो यहां पर आपका 4t, यहां पर आपका माइनस 9t यानी माइनस 5t इजिकल टू 81, जब आपका इधर जाएगा माइनस होगा, जब 81 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचा, इधर से 61 माइनस 81, जब ये वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो रिजल्ट कितना आया 20 माइनस 20, दैट मीन्स t विल बी 4, यानी कि टाइम t जो माना है आपने वो 4 घंटे है। अब अगर 4 घंटे, इसको अगर आप 4 घंटे लिखते हैं, जो t आपने माना है टाइम, अगर ये t आपने जो माना है वो अगर 4 घंटे है, तो आप बताइए कितना डिस्टेंस चला था पैदल, तो पैदल उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम t जो लगा है 4 आवर्स, यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 16 किलोमीटर डिस्टेंस वो किसान पैदल चला था, बाकी जो डिस्टेंस था वो साइकिल से चला था। अब अगर इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो रहा आपका बेसिक तरीका, थोड़ा सा इक्वेशन बनाना पड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता था कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला है, पूरा इक्वेशन बना करके टी की वैल्यू निकाली, फिर वैल्यू पुट किया। लेकिन मैं अगर इसी क्वेश्चन की बात करता हूं कि ये क्वेश्चन मैं अगर इस इक्वेशन से सॉल्व ना करके मैं इसी क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व करूं, तो अब एलिगेशन मेथड जब यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो हमें ये बेसिक पॉइंट जो पता होना चाहिए कि जो रेशियो आता है वो कौन सा रेशियो आता है। जैसे अगर हम लिख करके दिखाएं हैं कि एलिगेशन मेथड क्यों कैसे यूज होता है, वो डिस्कशन एलिगेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस तरीके के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको सॉल्व करना है, उसके लिए इसका यूज कैसे होगा, सिर्फ वो पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से यूज करके आंसर निकालता हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर एलिगेशन मेथड का यूज करते हुए आंसर निकालूंगा, तो अब इसमें यह ध्यान रखना कि आगे 2 और क्वेश्चन है इसी पर बेस है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग बेसिक तरीका नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग तरीका अप्लाई करेंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे रेशियो टाइम का, और टाइम का रेशियो निकलेगा तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा डिस्टेंस। क्यों, कैसे, ये मेथड यूज करते वक्त किस में से किसको माइनस करते हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन क्यों करते हैं ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जब एलिगेशन चैप्टर, मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर डिटेल से डिस्कस करेंगे तब, और ये चीजें बहुत जल्दी आने वाली हैं और जल्दी ही ये कवर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये एलिगेशन मेथड कब यूज किया जा सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे इसमें आप ये देखो कि उसका पैदल चलने का एवरेज स्पीड कितना था, किसान का पैदल चलने का एवरेज स्पीड कितना था, तो हम कह सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर्स, और उसी किसान का अगर वो साइकिल से चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितना है, तो वो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर्स, यानी पैदल चलने का जो एवरेज गति है, औसत गति है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि साइकिल से अगर वो चलता है तो उसकी औसत गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम कंबाइंड देखें टोटल जर्नी में कि वो उसका एवरेज पर आवर्स कितना डिस्टेंस चलता है, यानी औसत गति प्रति घंटा, तो वो भी आपका निकाला जा सकता है। तो यानी आपका औसत गति अलग दिया गया है, एक दूसरी औसत गति दिया गया है, लेकिन दोनों का कंबाइंड अगर देखा जाता है तो वो भी आपको दिया गया है। ए और बी अलग अलग आपको औसत गति दी गई है, और दोनों से मिला करके टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम दिया गया है, जिसे हम एवरेज स्पीड कंबाइंड सी निकाल सकते हैं। तो वहां पर इस मेथड का यूज कर सकते हैं जहां पर अलग अलग भी दिया गया हो और उनको कंबाइंड करके भी दिया गया हो। अगर औसत गति अलग अलग दिया गया है तो कंबाइंड करके औसत गति दिया गया हो।
तो ये कॉन्सेप्ट बस हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं करेंगे, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट बस यह ध्यान रखना है कि जब भी आप रेशियो निकालेंगे, 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है इसमें से जो आपको बता रहा हूं कि आपका ए और बी दो अलग अलग क्वांटिटी कंबाइंड करने के बाद आपको दिया गया सी, और जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो बी और सी का जो डिफरेंस है वो ला करके इधर डी लिखते हैं। बी और सी का डिफरेंस डी और ए और सी का डिफरेंस यहां पर मैंने ई लिखा, तो बी और सी का डिफरेंस इधर लिखा जाएगा, ए और सी का डिफरेंस इधर लिखा जाएगा। और जब ये रेशियो आएगा तो ये जो आपका रेशियो का पार्ट होगा वो ए का ही होगा, भले माइनस आप बी में से सी किए या सी में से बी किए, या तो सी में से बी किए होंगे या बी में से सी, जो बड़ा होगा वो छोटी वैल्यू। और ये आपका जो रेशियो डिफरेंस निकला गया वो ई, लेकिन ये आपका किसका पार्ट है, वो बी का। ई जो है वो बी का पार्ट है, डी जो है वो ए का पार्ट है। ये क्यों है, ये डिस्कशन मिक्सन एंड एलिगेशन जब चैप्टर करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको यहां पर दिया गया किलोमीटर पर आवर्स, यहां पर दिया गया किलोमीटर पर आवर्स और कंबाइंड भी किलोमीटर पर आवर्स, तो ये ध्यान रखना चाहिए अगर यहां किलोमीटर पर आवर्स है तो यहां भी किलोमीटर पर आवर्स होना चाहिए और यहां भी किलोमीटर पर आवर्स होना चाहिए। ये आप डिस्कशन ज्यादातर मिक्सचर एलिगेशन में अच्छे से करेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए ए का वैल्यू किलोमीटर पर आवर्स में है तो बी का वैल्यू भी किलोमीटर पर आवर्स में और सी का वैल्यू भी किलोमीटर पर आवर्स में, ये आपका सेम होना चाहिए ताकि हम माइनस कर सकें। तो अब जब आप रेशियो निकालोगे, इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे और इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो क्या चीज का आएगा, वो किलोमीटर का आएगा या आवर्स का आएगा। तो यहां पर बस इतना ध्यान रखो कि जब आपका यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है वो किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसमें बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू आवर्स, आवर्स का मतलब क्या है, टाइम। तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का। जो रेशियो आएगा वो आएगा टाइम का। जैसे अगर मैं लिखता, अगर मैं कहता 20 इयर्स, लड़कों का जो एवरेज एज है 20 इयर्स पर बॉय, या फिर हम कहते हैं कि ऐसे कुछ करते हैं, एक जो है चावल का रेट है 20 रुपीज पर केजी, दूसरा चावल का रेट है 30 रुपीज पर केजी, और कंबाइंड देखें तो जो एवरेज है कंबाइंड 24 रुपीज पर केजी, औसत मिला करके देखें तो यहाँ रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो रुपी का नहीं आएगा, वो किसका आएगा, किलोग्राम। किलोग्राम मतलब क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तीसरा अगर पॉइंट मैं डिस्कस करूं, एक और पॉइंट ले लेता हूं, जैसे कि आप एवरेज में पढ़ेंगे कि जैसे बोला जाता है 12 रन्स पर विकेट, एवरेज था एक बॉलर का 12 रन्स पर विकेट, उसी का दूसरे मैच में जो एवरेज था वो 20 रन्स पर विकेट, और कंबाइंड देखा जाए तो बोला गया 15 रन्स पर विकेट। तो जब आप यहां पर रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो निकालेंगे यहां पर, वो रेशियो किस चीज का आएगा, वो रन्स का नहीं आएगा, वो किसका आएगा, वो बेस वैल्यू का यानी विकेट का। क्यों आएगा, कैसे आया, तो ये डिस्कशन हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर करेंगे तब। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को देखो आप कि इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग करते हैं, इसको अप्लाई और आंसर निकल जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। जैसे अब आपको देखिए कि पैदल वो चलता है, पैदल चलने की स्पीड उसकी थी 4 किलोमीटर पर आवर। बाइसिकल से चलता है, बाइसिकल से जो चलने की स्पीड थी उसकी थी 9 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर से पर आवर से है, तो जो रेशियो आएगा किसका आएगा, आवर्स, आवर्स मतलब टाइम का। और कंबाइंड देखिए तो टोटल डिस्टेंस चला है 61 और टोटल कितने घंटे में, 9 आवर्स में। 9 आवर्स में अगर 61 किलोमीटर चला है तो इसकी एवरेज स्पीड कितना हुई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 61 और डिवाइडेड बाई टाइम 9। अब आपको डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन वैल्यू हो तो फ्रैक्शन वैल्यू माइनस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सारी वैल्यू को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका है, अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि जिस वैल्यू को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू दूसरे में भी मल्टीप्लाई होगी, वही वैल्यू तीसरे में भी मल्टीप्लाई होगी।
इससे क्या होगा कि आपका जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए आप जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू तीनों में मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप चाहते हो कि ये तीनों इंटीजर में दिखे ताकि हम डायरेक्टली माइनस कर सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी संख्या जो तीनों के डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, इसका भी 1 है और इसका क्या है 9। तो ऐसी संख्या जो तीनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो, ऐसी संख्या जो तीनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो तो एलसीएम निकाल सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग मांग भी सकते हैं। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो सबसे छोटा होता है। तो ऐसी संख्या जो 1, 1 और 9 तीनों से डिविजिबल हो, वो कौन सी संख्या है, 1 और 1 और 1 9 से। तो हम कह सकते हैं 9 ऐसी संख्या जो 1 से भी डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी, सबसे छोटी होगी। तो हम तीनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर के पार्ट पे दिख रहा है। जैसे आप ये देखो, ये कितना आ गया 36, ये कितना आ गया 81 और ये कितना आ गया तो 61। अब हमें माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका डिफरेंस आ रहा है 20, इसका डिफरेंस आ रहा है कितना 61 और 36 का डिफरेंस 25। माइनस कर लेना, 61 माइनस 36 25। तो रेशियो क्या आ गया 4:5। और ये जो रेशियो 4:5 आया है वो कौन सी वैल्यू का है, टाइम का, स्पीड का या डिस्टेंस का। तो ये जो आपका रेशियो है वो टाइम का है। हम लोग डिस्कस थोड़ा सा किए थे इसके बारे में। टाइम का रेशियो है 4 और 5। 4 और 5 कितना हुआ टोटल, रेशियो के अकॉर्डिंग 9 और एक्चुअल में कितना टोटल था 9 आवर्स, यानी 1 = 1 आवर्स। अगर 1 = 1 आवर्स तो आप बताइए 4 = कितना होगा, तो 1 = 1 आवर्स, तो 4 × 1 = 4 आवर्स। 4 घंटे कौन सी स्पीड से लगा था, फुट नहीं है फुट। 4 घंटे किस स्पीड से लगा था, तो 4 घंटे पैदल वाली स्पीड जो कि 4 थी, और 4 की स्पीड से 4 घंटे, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल 4 की स्पीड से अगर वो पैदल 4 घंटे चला था तो कितना डिस्टेंस हुआ 16 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लंबे टाइम तक डिस्कस किया है, लेकिन बाकी क्वेश्चन को इस तरीके का अप्लाई करके हम टाइम का रेशियो निकालेंगे और टाइम का रेशियो निकाल के टाइम निकालेंगे और फिर डायरेक्टली डिस्टेंस = स्पीड × टाइम कर देंगे। जैसे अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आप लिख चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा लेकिन आप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे पढ़ते वक्त ही। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। A farmer traveled a distance of 387 kilometers in 15 hours. He traveled partly on foot at the rate 21 km per hour and partly on bicycle at the rate 33 km per hour. The distance traveled on foot is. तो मैं यहां पर डायरेक्टली टाइम का रेशियो निकालूंगा और टाइम का रेशियो निकाल के टाइम निकालूंगा और टाइम निकल जाएगा तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड × टाइम = डिस्टेंस, आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर बार बार कह रहा हूं कि हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने रखा हुआ है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं बस डिस्कस कर रहा हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो मेथड है आपका इस चैप्टर का, जो मेथड है सॉल्व करने का क्वेश्चन, वो अप्लाई करके टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर आप ये देखो टोटल डिस्टेंस कितना चला है 387 किलोमीटर, और टोटल कितने टाइम में, तो हम कह सकते हैं 15 आवर्स में टोटल डिस्टेंस कवर किया 387। तो पैदल चलने का जो उसका स्पीड था और बाइसिकल से, साइकिल से चलने का जो स्पीड था, पैदल क्या स्पीड है उसकी, अब ये मत कहना कि 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कैसे चल सकता है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो आप देखो कि पैदल चलने की स्पीड 21 थी और साइकिल से चलने की स्पीड उसकी कितनी थी 33 किलोमीटर पर आवर। और कंबाइंड अगर आप देखो कि कंबाइंड उसकी स्पीड क्या थी, तो हम यहां पर निकाल सकते हैं 387 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 15 आवर्स में। तो यहां पर डिविजिबल है कंप्लीटली, तो आप डिवाइड कर लीजिए। तो 15 से डिवाइड किया 25.8, ये कंप्लीटली डिवाइड है इसलिए डिवाइड किया। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो रेशियो बदल जाता,
अगर आप पॉइंट के 2 प्लेस तक वैल्यू कैलकुलेट करके लिख देते हैं, बाकी आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो रेशियो बदल जाएगा। इसलिए जब कंप्लीटली डिवाइड हो तभी कंप्लीटली डिवाइड करके लिखो, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो यहां पर फ्रैक्शन ही लिख लो। और कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता ही है कि सबको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो किस तरीके से करना है मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है। अब अगर यहां पर देखें डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 4.8। 21 और 25.8 का डिफरेंस आ रहा है 4.8, और इसका जो डिफरेंस आपका आ रहा है 3 and 4 7.2, यानी 7.2 एंड 4.8 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब अगर आप देखो कि रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो किसका आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। ये ध्यान रखना कि ये जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, अगर आपको थोड़ा बहुत टेबल आता हो, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, दोनों में एक एक प्लेस पर है, तो मुझे तो 24 का टेबल इसमें रिलेट हो रहा है। 24 2 जा एंड 24 3 जा, 3:2 रेशियो आ गया टाइम का। जो टाइम लिया गया है पैदल और बाइसिकल से, उसका जो टाइम का रेशियो है वो 3:2 है। टोटल कितना है टाइम, 15 आवर्स। टोटल 15 आवर्स, दैट मीन 3 + 2 जो कि 5 रेशियो टोटल टाइम है, वो एक्चुअल में 15 आवर्स है। तो हम कह सकते हैं कि 5:15 आवर्स है। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगी, 3 आवर्स। और 1 रेशियो की वैल्यू 3 आवर्स, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितना होगी, अगर 1 रेशियो 3 आवर्स है तो 3 रेशियो होगा 3 × 3 = 9 आवर्स। 3 × 3 = 9 आवर्स, यानी वो पैदल कितना चला, तो हम कह सकते हैं कि वो पैदल चला है 9 घंटे। अब अगर वो 9 घंटे पैदल चला है, क्या स्पीड थी, 21। अब अगर 21 की स्पीड से वो 9 घंटे चलेगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 21 × 9 = 189 किलोमीटर। यानी आपका आंसर आ गया कि वो पैदल कितना चला था, तो वो हम कह सकते हैं कि वो चला था पैदल 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखने में हो सकता है अलग दिखे, लेकिन है वो कॉन्सेप्ट सेम। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, नेहा वॉक्ड एट 5 km/h for certain part of the journey and then he took an auto for the remaining part of the journey traveling at 25 km/h. If she took 10 hours for the entire journey, what part of journey did she traveled by auto? If the average speed of the entire journey be 17 km/h. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या किया गया था, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया गया था, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ रहा था। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली एवरेज स्पीड दिया हुआ है और बताया क्या है, मैं पूरा हिंदी में पढ़ता हूं। नेहा ने अपनी यात्रा का कुछ भाग ऑटो से 25 किलोमीटर नेहा ने अपनी यात्रा का कुछ भाग ऑटो से, ये गड़बड़ पढ़ा हूं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। नेहा अपनी यात्रा का कुछ भाग पैदल 5 किलोमीटर/घंटे की गति से तय करती है और शेष भाग ऑटो से 25 किलोमीटर/घंटे की गति से तय करती है, और उसे इस यात्रा में कुल टोटल 10 घंटे लगते हैं। तो बताना यह है कि उसने ऑटो से अपनी यात्रा का कितना दूरी तय किया था, जबकि दिया गया है उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 17 किलोमीटर/घंटा थी। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक तो वो पैदल चल रही है वॉक करते हुए। अब अगर वो वॉक करते हुए चल रही है और दूसरा कैसे जा रही है, ऑटो से वॉक करते हुए जा रही है और ऑटो से भी जा रही है। तो वॉकिंग का रेट क्या है उसका, पैदल चलने का रेट क्या है, तो पैदल चलने का रेट उसका है 5 km/h और ऑटो से चलने का उसका रेट क्या है, तो वो है 25 km/h। किलोमीटर/h से रेशियो टाइम का आएगा, ये ध्यान रखना। 5 km/h पैदल चलती है, पैदल की स्पीड उसकी क्या है 5 km/h और ऑटो से उसकी स्पीड क्या है 25 km/h। और औसत गति निकालने की जरूरत नहीं, वो पहले से निकाल के दिया है कि उसकी एंटायर जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान उसकी स्पीड जो थी, औसत गति थी, वो थी कितना 17 किलोमीटर/घंटा। तो आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं टाइम का रेशियो 25 और 17, 25 एंड 17 का डिफरेंस 8 आ रहा है।
5 एंड 17 का डिफरेंस 12 आ रहा है, यानी 8 और 12 दैट विल बी, थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 4 से 2 टाइम्स एंड 4 से 3 टाइम्स, 2:3, यानी टोटल 10 आवर्स लगा है। आप बताइए टाइम का रेशियो 2:3 है, टोटल कितना हुआ 2 और 3 5 इजिकल टू कितना हुआ 10 आवर्स, 5 इजिकल टू 10 आवर्स, दैट मीन्स 1 इजिकल टू कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 2 आवर्स, 1 इजिकल टू 2 आवर्स। तो हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी डिड ही ट्रेवल्ड बाय ऑटो। ऑटो का स्पीड हमें पता है तो ऑटो का हमें टाइम पता करना होगा। तो 1 रेशियो, इस रेशियो के अकॉर्डिंग 1 रेशियो अगर 2 आवर्स के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 3 रेशियो इजिकल टू 3 इंटू 2 इजिकल टू 6 आवर्स। आप बताइए 6 घंटे 25 की स्पीड से अगर वो ऑटो से चले तो 25 स्पीड इंटू टाइम इजिकल टू डिस्टेंस, स्पीड 25 टाइम्स 6 आवर्स इजिकल टू डिस्टेंस आ गया 150 किलोमीटर, यानी उसने अपनी यात्रा का 150 किलोमीटर जो दूरी था वो ऑटो से कवर किया है। तो ये रहा आपका इस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं कई बार, ये क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन में सीधा सीधा हम लोग आंसर निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोनों तरीके से समझाऊंगा, एक बार थोड़ा सा इक्वेशन बना के, एक बार डायरेक्टली आंसर अगर मुझे देना होगा आंसर तो 3 घंटे यहां पर लाभ हुआ है, 3 घंटे कम लग रहा है तो 12 से 3 9, तो मैं कहूंगा 12 में 3 ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, 15 लगेगा, आंसर 15 होगा, वो बस डिस्कस करना है। तो अब थोड़ा सा एक बार बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर क्यों ऐसा हुआ अगर पता चल गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको कि सीधा आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का रट सकते हैं। तो क्वेश्चन का आ गया है, एक आदमी, क्या बोला गया, ए मैन टेक्स 12 आवर्स इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक, ही वुड हैव गेन्ड 3 आवर्स बाय राइडिंग बोथ वे, हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू वॉक बोथ वे। एक आदमी किसी स्थान तक जाकर, कैसे गया था, पैदल, किसी स्थान तक पैदल जाता है और फिर वहां से पुनः राइडिंग करते हुए प्रारंभिक स्थान पर आता है तो उसे कुल 12 घंटे लगते हैं। अगर वह गया होता राइडिंग करते हुए और आया भी होता राइडिंग करते हुए तो उसका 3 घंटे बच जाता, यानी 3 घंटे पहले के कंपेयर में कम लगता। जैसे 12 घंटे लग रहा था तो कितना लगता, तो 12 से 3 कम, यानी 9 घंटे टोटल लगता उससे। तो बोला गया कि अगर वो पैदल जाता और पैदल ही आता तो कितना टाइम लगता, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी किसी स्थान से चला, कहीं पर गया, फिर वहां पर जाने के बाद वो कैसे गया था, तो बोला गया वॉक करते हुए, पैदल गया था, और फिर वहां से रिटर्न आया है, कैसे आया है, राइडिंग करते हुए, राइड करते हुए आया है। तो टोटल उसे कितना लगा है, तो टोटल उसे टाइम लगा है 12 आवर्स। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन बना करके डिस्कस कर रहा हूं। टोटल उसे 12 घंटे समय लगा है, गया पैदल, आया राइड करते हुए, तो कुल 12 घंटे लगे। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से यहां जो वॉक करने का टाइम था, प्लस टी नहीं लिख रहा हूं बट ये डब्ल्यू लिख रहा हूं, सिर्फ जाने का टाइम, वॉक करने का टाइम, और फिर आने का जो टाइम है, आर से मैं टाइम को इंडिकेट कर रहा हूं, टी लिख सकता हूं, अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ इसलिए मैं इसको डब्ल्यू टी एंड आर टी नहीं लिख रहा हूं, बस ये बता रहा हूं। वॉक करने का टाइम, यहां से यहां वॉक करते हुए कुल कितने समय में गया, डब्ल्यू आवर्स, और यहां से यहां टोटल टाइम कितना लगा राइड करते हुए आने में, तो आर आवर्स, और टोटल टाइम कितना लगा है 12 आवर्स, 12 घंटे लगे हैं। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है कि अगर वो राइड करते हुए जाता और राइड करते हुए ही आता, तो आप बताइए राइड करते हुए गया और राइड करते हुए आया, तो राइडिंग का टाइम जाने का और राइडिंग का टाइम आने का, टोटल टाइम मिला के कितना लगा है, तो बोला गया कि वो 3 घंटे का उसे लाभ होता, 3 घंटे का लाभ होता, यानी 12 घंटे के स्थान पर 3 घंटे का लाभ होगा, तो हम कह सकते हैं 9 घंटे टोटल उसे जाने और आने में लगा, टोटल 9 घंटे। तो आप बताइए यहां से देख सकते हैं कि R प्लस R यानी कितना हुआ, 2R इज इक्वल टू 9 आवर्स, देन R विल बी इक्वल टू 4.5 आवर्स, 9/2, यानी राइडिंग का टाइम, एक साइड अगर राइड करता है तो उसे टोटल टाइम कितना लगता है राइड करने में, 4.5।
आप बताइए अगर राइड करने में 4.5 आवर्स लगा, टोटल 12 आवर्स है, तो वॉक करने में कितना टाइम लगा होगा? टोटल 12 घंटे में आने का टाइम उसका 4.5 है, तो वॉक करने का टाइम 12 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 7.5। यानी वो वॉक करते हुए यहां से यहां जाएगा तो 7.5 घंटे लगेगा। तो अगर वॉक करते हुए यहां से यहां जाएगा तो 7.5 घंटे लगेगा। वॉक करते हुए जाए, वॉक करते हुए आए, यानी 7.5 जाने का, 7.5 आने का, टोटल आपका हो गया 15 आवर्स, 15 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा? 15 घंटे। अगर वो वॉक करते हुए जाता है, वॉक करते हुए आता है, पैदल गया और पैदल आया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसे? 15 घंटे। ये आपका इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। अब जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने बोला कि 3 घंटे बचाता था तो 12 से 3 9 घंटे लगता था, और जब राइडिंग था तो वॉकिंग में क्या लगेगा? तो 12 प्लस 3 आपका सीधा आंसर होगा 15। तो उसको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट जो है, उसका बेसिक पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि अगले 2 क्वेश्चन में हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सीधा आंसर पे टिक करेंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन को थोड़ा उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए समझेंगे पूरा डिटेल से, उसके बाद आगे के 2 क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। जैसे आप देखिए, वो वॉक करते हुए गया, पैदल गया और राइड करते हुए आया, तो टोटल 12 घंटे लगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, आंसर तो निकालने के लिए रट सकते हैं और आंसर आपका आ भी जाएगा, और करना भी चाहिए जहां पर फायदा मिलता है। लेकिन एक बात समझ लेते हैं, वो वॉक करते हुए जाता है, राइड करते हुए आता है, तो टोटल उसे 12 घंटे लगते हैं। अब मैं यहां पर कर रहा हूं कि क्वेश्चन में जो बोला गया कि अगर वो राइड करते हुए जाता और राइड करते हुए ही आता, राइड करते हुए जाता और राइड करते हुए आता, तो उसे 3 घंटे बच जाता। अब आप बताइए कि अब वो अगर राइड करते हुए पहले केस में भी आ रहा था, राइड करते हुए अब के केस में भी आ रहा है, राइड करते हुए पहले केस में भी आ रहा था और राइड करते हुए अब के केस में भी आ रहा है, तो जितना पहले टाइम लगता होगा राइड करने में यहां से यहां का डिस्टेंस, उतना ही अब भी लगता होगा राइड करने में ये जो डिस्टेंस है आने का। वो राइड करते हुए पहले केस में भी आ रहा था, अब के केस में भी आ रहा था, तो यहां से टाइम का डिफरेंस 0, यानी यहां पर कोई टाइम में अंतर क्रिएट नहीं होगा। तो जो 3 घंटे का अंतर आया वो कहां पर आया? आते वक्त तो नहीं आया, वो जाते वक्त आया। जाते वक्त आया यानी राइड और वॉक, जहां वॉक करते हुए जा रहा था, जहां पैदल जा रहा था, वहां राइड करते हुए, सवारी करते हुए जाता है, तो उसे 3 घंटे कम समय लगता है। यानी ये जो डिस्टेंस है सिर्फ जाने जाने का, वॉकिंग के स्थान पर राइड करता है, तो यहां पर अगर x आवर्स लगता होगा तो यहां पर कितना लगता होगा? x-3। यहां पर पैदल चलने में x आवर्स लगता होगा तो राइड करने में x-3। तो आप बताइए, आप तो ये भी कह सकते हैं कि राइड के स्थान पर वॉक करे, वॉक के स्थान पैदल जाता है, उसके स्थान पर राइड करते हुए जाता है, तो जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस है, तो पैदल के स्थान पर राइड करते हुए जाए तो 3 घंटे कम समय लगता है। तो अगर हम कहते हैं राइड में अगर जितना टाइम लगता है, राइड में अगर t आवर्स लगता है, x-3 की वैल्यू t है, तो यहां पर क्या आएगा उसी फॉर्मेट में? तो आप कह सकते हैं कि x-3 इजिकल टू t, तो x इजिकल टू t+3। ये मैंने लिखा, क्यों लिखा कि ये ध्यान रहे, अगर मैं कहता हूं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से रिलेट कराऊं, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी सैलरी किसी पर्टिकुलर पर्सन से, XYZ से, मैंने कहा कि मेरी सैलरी सुरेश से 3,000 रुपये ज्यादा है, तो मैं कहूंगा, ये भी तो कह सकता हूं कि मेरी सैलरी अगर सुरेश से 3,000 रुपये ज्यादा है, तो सुरेश की सैलरी मेरी सैलरी से 3,000 रुपये कम होगी। या फिर मैं कहूं कि मेरी सैलरी किसी से 10,000 रुपये कम है, तो अगर जिससे मेरी सैलरी 10,000 कम है, तो उसकी सैलरी तो ऑब्वियस सी बात है मुझसे 10,000 ज्यादा होगी। तो ये एकदम बेसिक पॉइंट है, वो ध्यान रखना कि अगर वॉकिंग के स्थान पर राइडिंग करते हुए जाता है, तो जहां पर वॉक करने का जो टाइम है उसे 3 घंटे कम राइड में लगता है, तो हम कह सकते हैं कि राइड में जो लगता है वॉक करने में उसे 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो अब आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया कि वॉकिंग के स्थान पर राइडिंग करता है तो 3 घंटे कम समय लगता है, तो हम कह सकते हैं राइडिंग के स्थान पर अगर वॉकिंग करे तो 3 घंटे उसे ज्यादा समय लगेगा। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, बोला गया कि वॉक करते हुए जाए और वॉक करते हुए आए, पैदल जाए पैदल आए। तो बताइए पहला केस जो था वॉक करते हुए, पैदल गया था और राइड करते हुए आया था, ध्यान रखना, पैदल गया था, राइड करते हुए आया था, तो कितना टाइम लगा था? 12 आवर्स।
अब बात है, ये बोला गया कि वॉक करते हुए जाए और वॉक करते हुए ही आए। तो वॉक करते हुए तो पहले केस में जब 12 घंटे लग रहा था तो पैदल जा रहा था, तो अब भी तो पैदल ही जा रहा है, तो इधर टाइम का अंतर आएगा? नहीं आएगा। पहले केस में जब 12 घंटे समय लग रहा था तो वॉक करते हुए जा रहा था, तो अब भी तो वॉक करते हुए जा रहा है। पहले पैदल जा रहा था तो अब भी पैदल जा रहा है, तो जो टाइम है वहां पर अंतर कोई नहीं आएगा। लेकिन अब आते वक्त अगर वो राइड करते हुए आता, वॉक करते हुए जाता, राइड करते हुए आता, तो टोटल 12 आवर्स। यहां पर तो वॉक करते हुए गया, तो यहां तो टाइम का अंतर नहीं आएगा। लेकिन इस राइड के स्थान पर उसने क्या किया है? वॉक किया है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर राइड के स्थान पे वॉक करेगा तो आपको पता है कि अगर वॉकिंग जो डिस्टेंस है, वॉकिंग के स्थान पे राइडिंग करता है तो 3 घंटे कम समय लगता है, तो राइडिंग के स्थान पर वॉकिंग करेगा तो 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा। 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा, तो 12 घंटे से 3 घंटे ज्यादा, तो कितने घंटे लगा? 15 आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटा सा पॉइंट है, वो आपको समझना है। और अगर आप समझ चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर आएगा। 12 घंटे के स्थान पर 3 घंटे कम लग रहा था राइडिंग में, और दोनों साइड वॉक करेगा तो 12 से 3 ज्यादा 15 लगेगा। जैसे अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, और आंसर आप सीधा सीधा आंसर दीजिए। आपका आंसर आ भी चुका होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पढ़ूंगा एक बार इसको। ए मैन टेक्स 8 hours 32 minutes in walking to a certain place and riding back. He would have gained 2 hours 14 minutes by riding both ways. How long would he take to walk both way? अब वह क्वेश्चन तो सेम है। आप बताइए, इसमें बोला गया कि उसे 8 घंटे 32 मिनट समय लगता था। आंसर डायरेक्टली 8 घंटे 32 मिनट समय लगता था। लेकिन बोला गया कि अगर वो दोनों तरफ राइडिंग करता तो 2 घंटे 14 मिनट इससे क्या होता? कम समय लगता। तो दोनों तरफ अगर वॉकिंग करेगा तो इससे 2 घंटे 14 मिनट ज्यादा लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा 2 14, यानी 6 4 10 घंटे 46 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा और इसको डिस्कस करता हूं। आप बताइए, सीधा सा बात है कि अगर कोई यहां से यहां जाता है वॉक करते हुए और आता है राइड करते हुए, वॉक करते हुए गया, राइड करते हुए आया, तो टोटल लगा 8 hours 32 मिनट। अब फिर से थोड़ा सा ध्यान समझना, क्लियर हो जाएगा। तो आंसर जो मैंने बोला था वैसे ही निकालेंगे आप। अब बोला गया कि अगर वो राइड करते हुए जाए और राइड करते हुए आए, तो उसे देखो, आप राइड करते हुए पहले केस में भी आ रहा था, अब के केस में ये भी आ रहा है, लेकिन यहां पर वॉकिंग के स्थान पे क्या कर रहा है? राइडिंग। तो अंतर जो टाइम का आएगा वो यहां से नहीं आएगा, वो यहां से आएगा। मतलब एक तरफ जो जाने का टाइम था वॉकिंग के अकॉर्डिंग, उसमें राइडिंग कर रहा है तो उसे 2 घंटे 14 मिनट का बचत हो रहा है, फायदा हो रहा है। यानी यहां पर अंतर आ रहा है 2 घंटे 14 मिनट। यानी राइडिंग के स्थान पे अगर वो वॉकिंग करेगा तो 2 घंटे 14 मिनट ज्यादा लगेगा, वॉकिंग के स्थान पे राइडिंग कर रहा था 2 घंटे 14 मिनट कम लग रहा है। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन में कि सीधा सीधा अगर वो वॉक करते हुए जाए और वॉक करते हुए आए, वॉक करते हुए गया, पहले केस में भी वॉक करते हुए जा रहा था तो अंतर कुछ नहीं आएगा। राइड करते हुए आ रहा था, लेकिन उसके स्थान पर ये वॉक करते हुए आएगा तो कितने घंटे ज्यादा लगेगा? 2 घंटे 14 मिनट ज्यादा लगेगा उसे। तो जो यहां पर टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे 14 मिनट ज्यादा, यानी 8:32 8 घंटे 32 मिनट के स्थान पर उसे 2 घंटे 14 मिनट ज्यादा लगेगा, तो 2 hours 14 मिनट ज्यादा लग रहा है। यानी हम कह सकते हैं 10 hours 46 मिनट उसे टोटल टाइम लगेगा। 10 घंटे 46 मिनट उसे टाइम लगेगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, जब इसी पैटर्न पर है तो मैं इतना क्वेश्चन को डिटेल से बताने की जगह डायरेक्टली करूंगा, क्योंकि आपका आंसर मेरे बताने से पहले आ चुका है, इस क्वेश्चन का भी और आगे वाले क्वेश्चन का भी। जैसे आप देखो, इस बार कुछ बगैर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर निकालने की जरूरत है। जैसे आप अगर इस क्वेश्चन को देखो, तीसरा इस पर जो कॉन्सेप्ट है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब तक बोला गया कि 4 घंटे 20 मिनट टोटल टाइम कितना लगा है जाने और आने का? 4 घंटे 20 मिनट। पैदल गया, राइड करते हुए आया, 4 घंटे 20 मिनट लगा। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात में। इफ ही वॉक्ड ऑन, थर्ड लाइन में देख सकते हैं, इफ ही वॉक्ड ऑन बोथ द साइड्स। अब की बार ये बोला गया कि
पिछली 2 क्वेश्चन में तो राइड करने की बात की गई थी पहले, फिर वॉक करने का पूछा गया था। यहां पर बोला गया है कि इफ ही वॉकड ऑन बोथ साइड्स ही लॉसेज 1 आवर्स। अगर वो पैदल जाता है, पैदल आता है, अगर वो पैदल जाता है, पैदल आता है, तो 1 घंटे का लॉस होता है, यानी 1 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो अगर वो राइड करते हुए जाए और राइड करते हुए आए तो उसे 1 घंटे कम लगेगा, यानी 3 आवर्स 20 मिनट टाइम आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करना, कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट कर सकते हैं आप, उसमें हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास फिर से आगे बढ़ाएंगे इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट को। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि अभी डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते तो टफ ही था। तो इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि इसके अलावा मैंने थोड़ा सा एक डिसाइड किया, एक निर्णय लिया कि एनटीपीसी का जो कोर्स है वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊं, कंप्लीट कोर्स कराऊं, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, कम समय है, तो उसमें क्रैश कोर्स की तरह समाप्त करेंगे और जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। जैसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस समाप्त करेंगे तो उसके बाद उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसमें लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। मतलब उसमें ये होगा कि हर चैप्टर से 50-60 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 50-60 क्वेश्चन होंगे, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ताकि 70 से 80 दिनों में आपका पूरा एनटीपीसी का कोर्स कवर हो जाए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अधिकतर इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं जल्दी ही लाइव भी आना स्टार्ट होऊंगा और आपके डाउट सेशन भी रखूंगा। संडे टू संडे डाउट सेशन रखूंगा, लाइव डाउट सेशन, जिसमें आपको पहले ही 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, नंबर भी दूंगा, उस पर आप सेंड कर दीजिए अपनी जो भी क्वारी है, और उस पर जितने भी डाउट्स होंगे वो संडे की लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, वो टाइम मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।